स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज की क्लास मेरे क्लास 12th के रॉक स्टार्स के लिए है एंड आज के क्लास में हम लोग एक और ज्योग्राफी के चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। मतलब इसी वीडियो में हम पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं? चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। चैप्टर का नाम काफी लंबा है पर घबराना नहीं, चैप्टर उतना ही इजी और आसान है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि थ्रू आउट द ईयर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। रेडी हो जाओ, देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक क्या है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम पॉपुलेशन है और इस चैप्टर में इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में काफी कुछ इन डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है ये चैप्टर का एंड आपको बता रहे हैं कि हर एक कंट्री में ना, कंट्री के लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंट्री के डेवलपमेंट में भी एंड कंट्री के आइडेंटिफिकेशन में भी कंट्री के लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पीपल कंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, आपके बुक्स में ना हर एक डेटा 2011 का दे रखा है क्योंकि हमारा लास्ट सेंसस, ऑफिशियल सेंसस 2011 में हुआ था। तो जो भी चीजें हैं ये 2011 के सेंसस के हिसाब से बता रखी है। पर टेंशन मत लेना, आप लोगों को भी अपने आंसर्स में 2011 के सेंसस के हिसाब से ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो 2011 के डेटा के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है? 1210 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि अगर आप नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन, साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को जोड़ दो तो भी इंडिया की पॉपुलेशन इन सबकी कंबाइंड पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो आपको एक एग्जांपल के साथ समझाया जा रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन से काफी सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या होगा? कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाएगा कि रिसोर्सेज तो इतने से ही हैं पर लोग बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये तो है ही, हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो कंट्री के रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डलता है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आप लोग इन डिटेल हमारे पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, ग्रोथ कैसे हो रही है हमारे पॉपुलेशन की, हमारे इंडिया के पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। अभी हो सकता है आपको समझना है कि कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। टेंशन मत लो, जैसे जैसे चैप्टर में आगे जाएंगे आपको एक एक करके ये टॉपिक्स समझा दिए जाएंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो एक चीज तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि इंडिया में ना इवन पॉपुलेशन नहीं है। इवन पॉपुलेशन मतलब इंडिया में आप देखोगे कि अनइवन पॉपुलेशन है। कुछ जगह पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऑन दी अदर हैंड कुछ जगह पे पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ से 1 मार्कर बन जाएगा। ठीक है, यूपी जो है हमारे इंडिया का स्टेट, यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। यूपी के बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ है? यूपी के बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और फिर वेस्ट बंगाल। आप लोगों के एनसीईआरटी में ये एक मैप भी दे रखा है। हालांकि हो सकता है आपको इस स्क्रीन पे मैप उतना क्लियरली ना दिख रहा हो, तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी को भी साथ साथ ओपन कर लो। तो आप देखोगे इस मैप में बहुत सारे डॉट्स बने हुए हैं, है ना। एंड आपको यहाँ पे समझा रखा है कि एक डॉट का क्या मतलब है। यहाँ पे 1 डॉट इज इक्वल्स टू 2 लाख पर्सन। ठीक है, तो इंडिया में जहां जहां डॉट है, एक डॉट का मतलब है कि यहाँ 2 लाख पीपल है।
अब आप अगर इस मैप को क्लियरली देखोगे तो आपको थोड़ा देखकर लगेगा कि इस एरिया में ना थोड़ा सा मतलब डॉट्स थोड़े से ज्यादा हैं, थोड़े से थोड़ा पॉपुलेशन ज्यादा लग रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें आप बस नोटिस करते जाओ इस मैप में, बाकी हम आगे आगे पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है। कुछ एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, कुछ एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, इसके पीछे का रीजन क्या है ये सब हम इन डिटेल पढ़ेंगे। जैसे कुछ एरियाज में आपको दिख रहा होगा कि डॉट्स बहुत कम है, मतलब वहां पे पॉपुलेशन कम है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये सारी चीजें जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम ये सब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि अगर आप इन कुछ स्टेट्स का पॉपुलेशन देखो, कौन से स्टेट्स, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो अगर आप इन सारे स्टेट्स के पॉपुलेशन को ऐड कर दो तो बस इन स्टेट से ही कंट्री का 76% पॉपुलेशन बन जाता है। ठीक है, मतलब इन कुछ स्टेट्स में इतना पॉपुलेशन है कि अगर आप इन स्टेट्स के पॉपुलेशन को ऐड कर दो तो ही हमारे कंट्री का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन 76% पॉपुलेशन यहां पर है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर बहुत कम लोग हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में जाओगे तो इट इज 1.04%, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, ये स्टेट्स बड़े तो बहुत हैं, इन स्टेट्स का ज्योग्राफिकल एरिया तो काफी है पर यहाँ पर लोग कम है। तो इस डेटा को देखने के बाद हमें ऐसे रियलाइज हो रहा है ना कि इंडिया में अलग अलग जगह पॉपुलेशन अलग अलग है एंड इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। वो फैक्टर्स क्या है धीरे धीरे अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स मतलब कई बार क्या होता है, एरिया कैसा है, वो माउंटेन एरिया है, प्लेन एरिया है, इससे भी पॉपुलेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां पर पानी कितना मिलता है, इन सारी चीजों से क्या होता है स्टेट में पॉपुलेशन वैरी कर जाती है। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया में जो नदर्न प्लेन्स वाला इलाका है, जो डेल्टा वाला एरिया है, जो कोस्टल प्लेन वाला एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया में थोड़ा इंटीरियर की तरफ चले जाओ, ठीक है, कुछ सदर्न एरियाज, कुछ सेंट्रल इंडियन स्टेट्स या हिमालयाज या नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका या कुछ वेस्टर्न स्टेट्स, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। ठीक है, पर टाइम के साथ साथ कुछ एरियाज हैं जहां पहले तो पॉपुलेशन कम हुआ करती थी पर अब यहाँ धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने राजस्थान में इरिगेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, राजस्थान में भी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। झारखंड में जैसे जैसे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में हमें पता लगने लगा, झारखंड की भी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। जैसे जैसे हमने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़ाया, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर काम करा, वैसे वैसे हमने देखा पेनिनसुलर स्टेट्स जो हैं हमारे इंडिया के, वहां पर भी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि किसी भी एरिया का पॉपुलेशन और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये फैक्टर्स क्या है कि वहां पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कितना हो रखा है। अभी बस फैक्टर्स सुनो, आगे जाकर इन डिटेल पढ़ेंगे इन फैक्टर्स को। ठीक है, वहां पे पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कितना डेवलप्ड है, वहां पे इंडस्ट्रीज है या नहीं है, वहां पर शहर है या नहीं है, इन सारी चीजों से भी एक एरिया का पॉपुलेशन चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने देखा है इंडिया में ऐसे जो भी एरियाज हैं जो रिवर के पास हैं या जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, हम लोग हमेशा से क्या करते हुए आ रहे हैं, जहां पे हमें रिवर दिखता है हम रिवर के पास जाकर सेटल हो जाते हैं। ओवर द टाइम हमने ये भी कर दिया है कि इस रिवर, जिस भी रिवर के पास हम सेटल होते हैं, हम उस रिवर को एकदम डिग्रेड कर देते हैं, बहुत पोल्यूशन मचाते हैं, रिवर को एकदम बर्बाद कर देते हैं,
पर फिर भी क्योंकि हिस्ट्री में ही हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही हम वहां सेटल हो गए थे, तो फिर भी इस रीजन के वजह से वहां पर ओवर टाइम पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं हम इसे। तो हमने बहुत पहले यहाँ जाकर हम लोग सेटल हो गए थे, तो इसीलिए रिवर्स के पास आपको हमेशा ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, तो इसीलिए लोग जनरली रिवर्स के पास सेटल होना पसंद करते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे इलाके डिस्कस करते हैं जहां पर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे इंडस्ट्रीज ज्यादा आ रही हैं और वहां पे शहर ज्यादा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब शहर आ रहे हैं, और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही हैं। ठीक है, यहां तक कूल है सबको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता क्या है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब एक यूनिट एरिया में कितने लोग हैं। ठीक है, तो अगर कोई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का डेफिनेशन पूछ ले तो आप ये लिख कर आओगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने लोग हैं उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। तो जब किसी एरिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पता होती है ना, तो हम पॉपुलेशन को और अच्छे से समझ पाते हैं उस एरिया की। ठीक है, अब इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, अगेन 2011 का डेटा 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। याद कर लो, यहां से आ जाएगा हमारा MCQ। ठीक है, तो इंडिया का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि हमने ये नोटिस करा है कि टाइम के साथ साथ हमारे इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1951 में हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या थी, 117 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर 2011 तक आते आते हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी हो गई, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आपको डेटा के साथ समझा रहे हैं कि हमने नोटिस करा है कि पिछले कुछ ईयर्स में धीरे धीरे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ओके, नेक्स्ट आपको अलग अलग एरियाज के पॉपुलेशन डेंसिटी को बता रखा है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये बता रखा है कि आप देखोगे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड इंडिया में ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि अरुणाचल प्रदेश का अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी तो इट इज ओनली 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, पर अगर आप अपने दिल्ली का देखो पॉपुलेशन डेंसिटी तो वो क्या है, 11,297 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो दिख रहा है मतलब दो एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी में कितना बड़ा फर्क है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और स्टेट के पॉपुलेशन डेंसिटी आपको बता रखे हैं। ठीक है, जैसे बिहार का बता रखा है, वेस्ट बंगाल में 1029, यूपी में 828। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको बता रखा है कि अगर हम साउथ के स्टेट्स की बात करें तो साउथ में केरला का, साउथ इंडियन स्टेट्स में केरला का पॉपुलेशन डेंसिटी 859 है जो कि थोड़ा ज्यादा, और तमिलनाडु का 555। ठीक है, विद इन साउथ इंडियन स्टेट्स में अगर कंपेयर करें तो तमिलनाडु और केरला का कंपैरेटिवली हायर पॉपुलेशन डेंसिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। मॉडरेट मतलब ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है ना ही बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसे स्टेट्स के एग्जांपल हैं आसाम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और ओडिशा। नेक्स्ट अगर हम हिमालयन रीजन्स की बात करें या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें, आसाम को हटा दें और बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो है, बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को भूल जाओ, और बाकी यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो बाकी यूनियन टेरिटरीज में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, काफी ज्यादा है, इट इज वेरी हाई। ओके,
नेक्स्ट, सिर्फ पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ने से हम पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, हमें और भी कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। जैसे कि अगर आप पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको उस एरिया का फिजियोलॉजिकल डेंसिटी देखना चाहिए और आपको उस एरिया का एग्रीकल्चर डेंसिटी भी देखना चाहिए। अब होता क्या है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी और एग्रीकल्चरल डेंसिटी, तो टेंशन मत लो, वो समझते हैं। तो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि आप देखो कि एक एरिया में टोटल पॉपुलेशन कितनी है अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया, मतलब ऐसा कितना एरिया है जहां पर कल्टिवेशन एग्रीकल्चर चल रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेटेड एरिया क्या होता है, एक एरिया का फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है। कूल है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया। सेम है, पर ऊपर टोटल पॉपुलेशन नहीं है। अब आप पूरे पॉपुलेशन को नहीं देखोगे, आप सिर्फ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को देखोगे। अब एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन में वो लोग जो खेती कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ठीक है, और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको हम एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन कहते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टिवेबल एरिया करोगे तो आपको एग्रीकल्चरल डेंसिटी पता चल जाएगा एक एरिया का। ठीक है, चलो, तो पॉपुलेशन डेंसिटी टॉपिक फिनिश हो गया है। आई होप यहां तक कूल है सबको। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है वो समझते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जैसा नाम से लग रहा है वैसा ही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक जगह है ए, ठीक है, वहां पे 10 लोग थे, वहां की पॉपुलेशन थी 10। 2 साल के बाद इसी सेम इलाके में ए में ही पॉपुलेशन क्या हो गई, 20 हो गई। मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई, कितने से बढ़ी, पहले 10 थी फिर 20 हो गई, मतलब 10 लोग और आ गए। तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितनी ग्रो हो रही है, कितनी चेंज हो रही है, उसे हम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। इसे हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हम दो चीजों को देखते हैं, एक है नेचुरल इंड्यूस्ड पॉपुलेशन, ठीक है, एक है नेचुरल पॉपुलेशन और एक है इंड्यूस्ड पॉपुलेशन। ओके, तो जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो दो चीजों को देखा जाता है, एक है नेचुरल कंपोनेंट और एक है इंड्यूस्ड कंपोनेंट। अब नेचुरल कंपोनेंट और इंड्यूस्ड कंपोनेंट होता क्या है ये जल्दी से समझ लेते हैं। नेचुरल कंपोनेंट मतलब जब नेचुरल रीजंस के वजह से कहीं पे पॉपुलेशन ग्रो हो, ठीक है, या पॉपुलेशन चेंज हो, जैसे कि कोई बॉर्न हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, अगर इसके वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रहा है तो हम उसे नेचुरल कंपोनेंट कहते हैं। इंड्यूस्ड क्या होता है, जब मतलब नेचुरल रीजंस के वजह से नहीं, किसी और रीजन से पॉपुलेशन चेंज हो, जैसे कि माइग्रेशन, ठीक है, तो इसे हम इंड्यूस्ड कंपोनेंट कहते हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया, एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है, जब हम एक एरिया के बर्थ रेट और डेथ रेट को देखते हैं, ठीक है। और इंड्यूस्ड कंपोनेंट क्या होता है, जब हम ये देखते हैं कि एक एरिया में से कितने लोग बाहर चले गए, माइग्रेट कर गए, कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं और से यहाँ अंदर आ गए, इस एरिया में रहने आ गए। तो जब हम ये सब देखते हैं तो इसे इंड्यूस्ड कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल और इंड्यूस्ड कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। हमने नोटिस करा है कि हमारे इंडिया में ओवर द टाइम धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट मतलब हर ईयर हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ कितना हो रहा है, समथिंग अराउंड 1.64%, ठीक है। अगेन 2011 का डेटा है, हमारा एनुअल परसेंटेज ग्रोथ कितना है, 1.64%। एनुअली हमारे इंडिया में इतनी पॉपुलेशन हर साल ग्रो होती रहती है, ठीक है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, अलग अलग रीजन होते हैं पॉपुलेशन चेंज होने के। एक रीजन होता है कि बहुत सारे लोग बॉर्न हो रहे हैं, और क्यों पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, डेथ रेट के वजह से पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, माइग्रेशन के रेट के वजह से भी पॉपुलेशन चेंज हो सकता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया की जो ओवरऑल पॉपुलेशन रही है थ्रू आउट द ईयर्स,
हम इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ को 4 फेजेस में बांट सकते हैं। अब ये 4 फेजेस क्या है, एक एक करके देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि मेंशन द 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड इन इंडिया। तो आपको ये 4 फेजेस समझाने होंगे। तो पहला फेज क्या है, इसे हम कहते हैं फेज 1। तो फेज 1 ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे इंडिया में 1901 से लेकर 1921 तक चला था। इसी टाइम पीरियड को हम पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट भी कहते हैं या पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टैग्नेंट और स्टेशनरी का क्या मतलब होता है, जब कोई चीज ग्रो नहीं करती तो हम उसे स्टैग्नेंट कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। तो इस टाइम पर इंडिया में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं थी। इनफैक्ट 1911 और 1921 के बीच में तो नेगेटिव ग्रोथ हो रही थी हमारी। ठीक है, तो इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ नहीं रही थी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये समझते हैं। इस टाइम पीरियड में बर्थ रेट तो ज्यादा था, ठीक है, बच्चे तो बहुत ज्यादा बॉर्न हो रहे थे, पर साथ ही साथ डेथ रेट भी ज्यादा था। बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही थी, जिसके वजह से पॉपुलेशन ज्यादा चेंज नहीं हो रही थी। अब क्या रीजन था हाई डेथ रेट का, क्या कारण था कि लोग इतना ज्यादा मतलब लोगों की डेथ हो रही थी? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जैसे उस टाइम पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी, लोगों में लिटरेसी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से उस टाइम पर डेथ रेट बहुत ज्यादा था। नेक्स्ट फेज 1 हो गया। फेज 2 के बारे में पढ़ते हैं। फेज 2 कौन से ईयर के बीच में हुआ? 1921 से लेकर 1951। इस टाइम पर हमने देखा कि हमारी पॉपुलेशन स्टेडीली ग्रो करने लग जाती है, मतलब धीरे धीरे स्टेडी तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। इस टाइम तक आते आते ओवरऑल हमारे इंडिया में हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी, जिसके वजह से डेथ रेट कम हो गया था। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारे बॉर्न हो रहे थे और डेथ रेट भी थोड़ा कम हो गया था, जिसके वजह से धीरे 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 पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लग गई थी। इसी टाइम के अराउंड हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया था, कम्युनिकेशन बेटर हो गया था। तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से डेथ रेट कम हो रहा था। ठीक है, तो क्या था, हमने क्या देखा इस टाइम पे, क्या था, बर्थ रेट तो हाई ही था, बच्चे तो बहुत ज्यादा बॉर्न हो रहे थे, पर लोगों की डेथ होना थोड़ा कम हो गया, जिसके वजह से पॉपुलेशन हमारी बढ़ने लगी। और ये बहुत इंप्रेसिव चीज है, पता है क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइम पीरियड में 1920s में क्या चल रहा था, वॉर का भी माहौल चल रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम था। तो इस टाइम पीरियड के अराउंड अगर हम अपने पॉपुलेशन को ग्रो कर पा रहे थे तो इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट फेज 3 को समझते हैं। फेज 3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा था? टाइम पीरियड क्या था? 1951 से 1981, और इसे हम कहते हैं पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। इस टाइम पीरियड में हमारी पॉपुलेशन एकदम भयंकर तरीके से ग्रो करने लगती है, इसीलिए एक्सप्लोजन टर्म यूज करा जा रहा है कि मतलब बहुत तेजी से इस टाइम पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। क्या रीजन था इसका? बर्थ रेट तो देखो हमेशा से हाई ही रहा है, हमारा बर्थ रेट अपना हाई ही था, ठीक है, पर डेथ रेट इस टाइम तक आते आते काफी कम हो जाता है, जिसके वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाती है। इनफैक्ट इस टाइम पीरियड के बीच में हमारा एनुअल ग्रोथ रेट पता है कितना था? 2.2% था, विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रेट हमारा 2.2% हो गया था इस टाइम पर। क्या रीजन था डेथ रेट कम होने का इस टाइम पीरियड में? तो इस टाइम तक आते आते आजादी मिल गई थी और डेवलपमेंटल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी। आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है कि इस टाइम तक आते आते हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लानिंग स्टार्ट कर देती है, 5 ईयर प्लान्स वगैरह आने लग जाते हैं, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होने लगती है, कंट्री में डेवलपमेंट होने लगता है, एजुकेशन और हेल्थ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, जिसके वजह से डेथ रेट कम होने लग जाता है धीरे धीरे। लोगों की लिविंग कंडीशंस भी बेटर होती जा रही थी। इस टाइम पर एक और फैक्टर था, इस टाइम पर ना इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो रहा था, मतलब इंडिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं या जो एरियाज हैं वहां से लोग भाग भाग कर इंडिया आ रहे थे।
ठीक है। तो जैसे टिबेटन्स, बांग्लादेशी, नेपालीज, इवन पाकिस्तान से भी लोग हमारे इंडिया में आ रहे थे, जिसके वजह से इस टाइम पीरियड में इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा था। ठीक है। तो फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया। अब लास्ट फेज, फेज 4 देखते हैं। फेज 4 क्या था? 1981 में स्टार्ट हुआ फेज 4 और अब तक चल रहा है फेज 4। ठीक है। तो फेज 4 में क्या है, कंट्री की पॉपुलेशन तो अब भी हाई ही है, पर अब उतनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो रही। ठीक है। जैसे फेज 3 में था ना, एक्सप्लोजन हो रहा था, तो वो एक्सप्लोजन वाला स्टेज अब नहीं रहा, पर कंट्री की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ ही रही है, पर उस तेजी के साथ नहीं बढ़ रही, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। तो इस टाइम तक, फेज 4 तक आते आते हमने देखा कि बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लग गया है। ठीक है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि हमने एजुकेशन लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। फीमेल्स को भी हम एंकरेज करते हैं कि आप लोग पढ़ाई करो, और मैरिज का एज भी हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज, ये सारी चीजें अलाउ नहीं करी जाती हैं। तो ये कुछ कुछ रीजंस हैं जिसके वजह से बर्थ रेट हमारा ओवर टाइम धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। ओके, चलो, तो 4 फेजेस हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ, हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी, गोवा, यहाँ पर हमने देखा है कि लो रेट ऑफ ग्रोथ रहा है। ठीक है। इनका जो ग्रोथ रहा है वो हमेशा 20% से कम ही रहा है। ठीक है। अगर हम केरला की बात करें तो इन सारे इलाकों में से तो केरला का ग्रोथ रेट सबसे कम रहा ही है, पर ऑल ओवर पूरे इंडिया में भी केरला का लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहा है, जो कि 9.4 है। यहां से एमसीक्यू बन जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और अगर हम एरियाज की बात करें, जैसे कि इंडिया में नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, ठीक है, नॉर्थ वाला एरिया, नॉर्थ और सेंट्रल वाला एरिया, इन सारे एरियाज का पॉपुलेशन ग्रोथ साउथ इंडिया के पॉपुलेशन से हमेशा ज्यादा रहा है। ठीक है। तो कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, इन सारे एरियाज में आप देखोगे जो ग्रोथ रेट है वो 20 to 25% के बीच में ही रहा है। 20 to 25% के बीच में ही रहा है। नेक्स्ट, हमने कंपैरिजन भी करके देखा। ठीक है। हमने क्या कंपैरिजन करके देखा कि 1991 से लेकर 2001 के बीच में इंडिया का ग्रोथ रेट क्या था। ठीक है। और फिर हमने देखा 2001 से लेकर 2011 के बीच में इंडिया का ग्रोथ रेट क्या था। एंड ये कंपैरिजन करने के बाद हमें एक आइडिया लगा कि 1991 टू 2000 के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में आज के टाइम पीरियड में, मतलब 2001 से 2011 के टाइम पीरियड में ग्रोथ रेट कम हुआ है। ठीक है। तो ज्यादातर स्टेट्स में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि 1991 और 2001 में ग्रोथ रेट काफी ज्यादा था, पर 2001 से 2011 तक आते आते वो ग्रोथ रेट काफी कम हो गया। ठीक है। तो कुछ स्टेट्स के बारे में आपको यहाँ पे बता रखा है, जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। इन सब का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 से 2011 के बीच में कम हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। नेक्स्ट, हमारे पॉपुलेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अडोलेसेंट पॉपुलेशन का रहा है। ठीक है। तो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन में अडोलेसेंट एज ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब अडोलेसेंट एज ग्रुप में हम किन कैटेगरी के लोगों को देखते हैं? 10 to 19 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनको एडोलेसेंट कहा जाता है। ठीक है। तो 2011 के डेटा के हिसाब से हमारे इंडिया के पॉपुलेशन में से 20% लोग तो एडोलेसेंट हैं। ठीक है। अब इन 20% लोगों में से 52% क्या है? 52 हमारे मेल है और फीमेल कितने हैं? 47.3%। ठीक है। तो
टोटल पॉपुलेशन में से 20% पॉपुलेशन अडोलेसेंट है। तो अडोलेसेंट एज ग्रुप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अडोलेसेंट जो पॉपुलेशन है, मतलब आपके एज ग्रुप की जो पॉपुलेशन है, हमें इस एज ग्रुप से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इस एज ग्रुप में लोग बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत टैलेंट होता है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये जो एज ग्रुप के बच्चे हैं ये इंडिया के डेवलपमेंट में आगे जाकर बहुत मदद करेंगे। पर एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे ना बहुत वल्नरेबल होते हैं। वल्नरेबल मतलब अगर इस एज ग्रुप में आपको अच्छी गाइडेंस मिली तो बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया कर जाओगे। पर एट द सेम टाइम अगर इस एज ग्रुप में आपको अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, आप बुरी संगत में पड़ गए, आप बुरे लोगों के साथ रहते हो, बैड कंपनी में रहते हो, तो ऐसे में आपका जो पोटेंशियल है चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कुछ बच्चे क्रिमिनल्स या ऐसा कुछ बन जाए, ठीक है। तो ये बहुत वल्नरेबल सी स्टेज होती है। इस एज में हमें बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोगों के लिए। क्या क्या चैलेंज है? कई बार क्या होता है, छोटी एज में ही बच्चों की शादी करा दी जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चों से बोला जाता है कि तुम लोग स्कूल मत जाओ, घर पे ही रुक जाओ। कई बार बच्चे स्कूल तो जाते हैं पर स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। कई बार बच्चों के हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, इनके बॉडी में बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चे मदर्स बन जाते हैं एंड उनका हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, ठीक है। HIV एड्स जैसे इन्फेक्शंस बहुत इजीली स्प्रेड होते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी, ठीक है, थकान फील होना, या फिर ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाना, ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, या फिर क्राइम्स करना, इन सारी चीजों में भी कई बार बच्चे पड़ जाते हैं। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एडोलेसेंट लोग फेस करते हैं, ठीक है। अब इन चैलेंजेस के बारे में हमारी गवर्नमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट को भी आइडिया है कि एडोलेसेंट एज ग्रुप के लोग ये हमारे कंट्री के लिए बहुत यूजफुल है। इसी के चलते हमारे कंट्री की गवर्नमेंट ने क्या करा है, नेशनल यूथ पॉलिसी स्टार्ट करी है ताकि हम कंट्री के यूथ को एंकरेज कर पाए, प्रमोट कर पाए और प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाए। तो इसी में ही आपको नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के बारे में बता रखा है। इस पॉलिसी में क्या है जरा देखते हैं। ये पॉलिसी फरवरी 2014 में आई थी और इस पॉलिसी का विजन क्या है, to empower youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in community of nation। तो एम क्या है इस पॉलिसी का कि यूथ को एम्पावर करना है, यूथ को गाइड करना है एंड उनके थ्रू इंडिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नजर में रखते हुए हम लोगों ने क्या करा था, नेशनल यूथ पॉलिसी फरवरी 2014 में स्टार्ट करी थी। इसी को ही शॉर्ट में NYP बोला जा रहा है, NYP 2014, ठीक है। तो NYP 2014 के हिसाब से जब हम यूथ शब्द यूज करते हैं तो यूथ का क्या मतलब होता है, ऐसा कोई भी इंसान जो 15 से 29 इयर्स के एज में पड़ता है। तो इस एज ग्रुप के जो लोग होते हैं ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है। इनको गाइड करने के लिए ही हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आई थी। नेक्स्ट एक और पॉलिसी के बारे में आपको बताया जा रहा है, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015। तो इस पॉलिसी में क्या है, हम लोग अपने यूथ को और स्किल्स दे रहे हैं। स्किल्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर्स में बहुत ज्यादा अच्छे हो तो वो भी एक स्किल है, आप इसे यूज करके पैसे भी कमा सकते हो, इंडिया का डेवलपमेंट भी कर सकते हो। तो इस पॉलिसी में हम लोग यूथ को अलग अलग स्किल्स सिखा रहे हैं एंड फिर इन स्किल्स की जहां पर भी डिमांड है उन्हें हम वहां पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये इस पॉलिसी में हो रहा है। एक और टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आई होप वैसे यहां तक कूल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसके बारे में समझते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन को इन डिटेल स्टडी करना, मतलब जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में कौन कौन से एज ग्रुप के लोग हैं, उस पॉपुलेशन में जेंडर का, सेक्स का एनालिसिस करना कि मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, उनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस देखना, वो गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, वहाँ ट्राइब्स कितने हैं, वो भाषा कैसी बोलते हैं, उनका रिलीजन क्या है, वहाँ कितने मैरिड लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के लोग काम क्या करते हैं,
ये सारी चीजें जब हम इन डिटेल पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कहते हैं, मतलब वो पॉपुलेशन कंपोज्ड कैसे है, उस पॉपुलेशन में है क्या, जब हम ये डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसी टॉपिक में पहला टॉपिक हमारा है रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो जब हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पॉपुलेशन रहती कहाँ पे है, गांव में रहती है या शहर में रहती है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में हमारी टोटल पॉपुलेशन में से अराउंड 68.8% पॉपुलेशन गांव में रहती है। तो हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रहती है, हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन रहती है विलेजेस में, गांव में। ठीक है, नेक्स्ट 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारे इंडिया में कितने विलेजेस हैं, 6,40,000 के अराउंड विलेजेस हैं, जिनमें से 5 लाख विलेजेस में लोग रहते हैं प्रॉपर तरीके से, वो विलेज फंक्शनल है। ठीक है, अब आप देखोगे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा विलेजेस हैं और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर बहुत कम विलेजेस हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे बिहार और सिक्किम जैसे एरिया में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, ऐसे लोग ज्यादा हैं जो गांव में रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप गोवा या महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स को देखोगे तो यहाँ पे कुछ अराउंड 50% के आसपास लोग होंगे जो गांव में रहते हैं। ठीक है, तो एरिया टू एरिया वैरी करता है कि कितने लोग गांव में रहते हैं, कितने लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में भी कम ही लोग हैं जो गांव में रहते हैं, पर दादरा एंड नगर हवेली में काफी ज्यादा है, 53 के अराउंड है। ठीक है, नेक्स्ट विलेज का साइज भी चेंज होता है जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो वहां पर 200 लोगों से भी कम लोग रहते हैं अलग अलग विलेजेस में। ठीक है, पर अगर आप केरला या महाराष्ट्र जैसे स्टेट में चले जाओ तो वहां देखोगे आप 17,000 लोग रहते हैं गांव में। तो गांव का साइज कितना है, गांव में लोग कितने हैं, ये भी स्टेट टू स्टेट चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा है कि इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन होता है। ठीक है, इंटर स्टेट भी होता है, इंट्रा स्टेट भी होता है, मतलब स्टेट के अंदर ही लोग गांव को छोड़कर शहर चले जाते हैं, या कई बार लोग अपने गांव को छोड़कर किसी और स्टेट के शहर में चले जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन होता क्यों है, कई बार लोगों को लगता है कि शहरों में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा अच्छा काम मिलेगा, ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, तो इन सारी चीजों को नजर में रखते हुए लोग क्या करते हैं, गांव से माइग्रेट करके शहर में चले जाते हैं। इसे हम रूरल अर्बन माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब गांव के बारे में हमने, रूरल पॉपुलेशन के बारे में काफी कुछ समझ लिया। अब हम अर्बन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं। अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में 31% के अराउंड है। ठीक है, ये काफी कम है रूरल के कंपैरिजन में, पर हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अराउंड 31% है, पर टाइम के साथ साथ अर्बन पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है ऐसे शहर जो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट रूट से कनेक्टेड हैं, जिनके आसपास प्रॉपर रोड लिंक्स हैं, जहां पर रेल रोड्स हैं, उन शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन होता है। जैसे नॉर्थ इंडिया का जो प्लेन वाला इलाका है वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है। कुछ इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया वहां पर भी शहर ज्यादा हैं, जैसे कि कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। ठीक है, इन सारे एरियाज में, सूरत, दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे शहर भी आते जा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर शहर कम है। वो इलाके कौन कौन से हैं, ऐसे एरियाज जहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, राजस्थान का वो इलाका जहां पर इरिगेशन अच्छे से नहीं हो रहा। ठीक है, हिली एरियाज, ट्राइबल एरियाज, ऐसे एरियाज जहां पर फ्लड आसानी से आ जाते हैं, उन एरियाज में हमने नोटिस करा है कि अर्बनाइजेशन काफी कम है। ठीक है, बहुत लो है। चलो, तो अभी हमने रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन समझ लिया। ठीक है, इंडिया में गांव कहां पर है, शहर कहां पर है, ये सब समझ लिया।
नेक्स्ट टॉपिक है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। लिंग्विस्टिक शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो भाषा के बारे में, इंडिया के अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हमने एक सर्वे करा था, ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1903 to 1928। इस सर्वे में हमें पता चला कि इंडिया में कुछ अराउंड 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट का मतलब समझते हो, मतलब एक ही भाषा को ना बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे मेरी हिंदी थोड़ी अलग है, अगर आप राजस्थान में चले जाओगे तो वहां की हिंदी थोड़ी अलग होगी, तो इसे हम डायलेक्ट कहते हैं। मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया जब हम जाते हैं तो एक ही लैंग्वेज जो चेंजेस दिखाता है उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। तो 179 लैंग्वेजेस हैं और 544 डायलेक्ट्स हैं हमारे कंट्री में, एंड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना, ये तो सबको पता है। हमारे इंडिया के लैंग्वेजेस में से 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस भी हैं। अब इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में से सबसे ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्पीकर्स हिंदी के हैं, और सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है, संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। इस लैंग्वेज के सबसे कम स्पीकर्स हैं इंडिया में। अब नेक्स्ट, इंडिया में कोई शार्प बाउंड्री नहीं है लैंग्वेज का, ऐसा हमने क्लियर कट नहीं बोल रखा कि यार ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से तुम यहां आओगे तो भाषा अचानक से बदल जाएगी। ऐसा कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। धीरे धीरे जब हम एक जगह से दूर होते जाते हैं तो धीरे धीरे वो लैंग्वेज हटती है और फिर मर्ज हो जाती है किसी और भाषा के साथ, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन के बारे में बता रखा है कि हम लोगों ने लैंग्वेज को अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा है, तो उन ग्रुप्स को जरा हम इन डिटेल देखते हैं। तो ये एक बॉक्स है जो कि आप लोगों के बुक में भी दे रखा है। आई होप वैसे तो दिख रहा होगा आप लोगों को, इनकेस नहीं भी दिख रहा तो आपकी एनसीईआरटी में आपको और क्लियरली दिख जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको बता रखा है कि जितने लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, हमने उन्हें ब्रॉडली 4 कैटेगरी में बांट रखा है, 4 फैमिली में बांट रखा है, ठीक है। एक को कहते हैं ऑस्ट्रिक फैमिली, एक को कहते हैं द्रविडियन, एक को कहते हैं सिनो टिबेटन, एक को कहते हैं इंडो यूरोपियन, ठीक है। अब इन फैमिलीज के भी कुछ फैमिलीज के हमने और सेगमेंट्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रिक का हमने ऑस्ट्रो एशियाटिक सेगमेंट एक बना रखा है, और एक और सेगमेंट बना रखा है जिसे ऑस्ट्रोनेशियन कहते हैं, इसे हम सब फैमिली कहते हैं, ठीक है। द्रविडियन में नहीं, फिर यहाँ पर है टिबेटो म्यांमारी, सियामीज, चाइनीज और इंडो आर्यन, ठीक है। फिर इन सब फैमिलीज के भी हमने अलग अलग ब्रांचेस बना रखे हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इन ब्रांचेस में इंडिया के हमने अलग अलग स्टेट्स को डाल रखा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मेघालय और निकोबार आइलैंड्स में जो भाषा बोली जाती है उसको हमने ऑस्ट्रिक फैमिली के कैटेगरी में डाल रखा है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सारे एरियाज में जो भाषा बोली जाती है उसको हमने अगेन ऑस्ट्रिक फैमिली में डाल रखा है। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स की जो भाषा है वो कौन से कैटेगरी में है वो आपको यहाँ पर समझा रखा है। आप देखोगे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल यहाँ पर भी आ रहा है नॉर्थ द्रविडियन में, और वेस्ट बंगाल हमारा यहाँ पर भी आ रहा है ऑस्ट्रिक में, मुंडा में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेस्ट बंगाल में अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, तो इस वजह से ये दोनों कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो आप इन डिटेल देख सकते हो, इस बॉक्स को आप लोग के बुक में दे रखा है। ये बस आपकी बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि लैंग्वेज को हम ऐसे अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हम लोग लैंग्वेज को डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस कॉम्पोजिशन। जैसा नाम से लग रहा है, हम इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ कम है, कौन कौन से रिलीजन है इंडिया में, ये सब थोड़ा इन डिटेल हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आपको बता रहे हैं कि आप देखोगे कि ऐसा भी होता है कि कोई एक रिलीजन है, वो एक स्टेट में बहुत ज्यादा लोग हैं जो उस रिलीजन को मानते हैं, पर दूसरे स्टेट में बहुत कम लोग हैं जो उस रिलीजन को मानते हैं, ठीक है। तो रिलीजन भी इंडिया में इवनली नहीं फैला हुआ, कहीं पर कुछ रिलीजन के लोग ज्यादा हैं, कहीं पर उसी रिलीजन के लोग थोड़े कम हैं।
पहले हिंदू रिलीजन के बारे में आपको बता रखा है। ज्यादातर स्टेट्स में मेजॉरिटी में हिंदू रिलीजन आपको देखने को मिलेगा। ज्यादातर स्टेट में 70 to 90% लोग हिंदूज होते हैं। अब कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हिंदुइज्म रिलीजन कम है। वो इलाके कौन कौन से हैं? इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के हिली स्टेट्स, ठीक है, गंगा प्लेन के कुछ कुछ इलाके, यहाँ पर आप देखोगे हिंदूज जो हैं वो कंपैरेटिवली लेस हैं। नेक्स्ट मुस्लिम्स के बारे में बात करते हैं। हमारे माइनॉरिटी रिलीजन में से लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा रिलीजन है? ये मुस्लिम्स होते हैं, ठीक है। मुस्लिम्स कहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में, केरला के कुछ एरियाज में, यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में आपको थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप और कश्मीर में मुस्लिम्स आपको मेजॉरिटी में मिल जाएंगे, ठीक है। कहाँ? लक्षद्वीप और कश्मीर वैली में। चलो क्रिश्चियंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंडिया में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो ज्यादातर आपको रूरल एरियाज में, मतलब विलेज एरियाज में देखने को मिलेगी। तो इंडिया में आप देखोगे कि गोवा में, केरला के कुछ एरियाज में, मेघालय में, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया, मणिपुर के हिल्स, इन सारे एरियाज में आपको क्रिश्चियन पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा दिख जाएगी। सिख के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पर आपको इस रिलीजन के लोग मिल जाएंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो ये इंडिया के स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स हैं। ये इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में आपको मिलेंगे, उसके बारे में थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो जैन्स आपको राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अर्बन एरियाज यानी शहरों में दिखेंगे। बुद्धिस्ट लोग आपको ज्यादातर महाराष्ट्र में दिखेंगे। उसके अलावा बुद्धिस्ट आपको सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ठीक है, और त्रिपुरा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा भी कुछ कुछ रिलीजन है जो कि इंडिया में थोड़ा कम परसेंटेज में फॉलो किया जाता है, जैसे कि ज़ोरोआस्ट्रियंस हैं हमारे इंडिया में, एंड इसके अलावा कुछ और भी ट्राइबल फेथ्स हैं, कुछ और बिलीव्स हैं हमारे इंडिया के लोगों के, एंड इनकी पॉपुलेशन कम है और ये पूरे इंडिया में छोटे छोटे पॉपुलेशन में इधर उधर स्कैटर्ड है, ठीक है, पूरे इंडिया में इधर उधर ये मतलब थोड़े बिखरे से हुए हैं, एंड इनका ओवरऑल जो परसेंटेज है कंपेयर टू अदर रिलीजन काफी कम है। नेक्स्ट, वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, इंडिया के वर्किंग पॉपुलेशन क्या कंपोजिशन है वो समझते हैं। तो इंडिया में जितने लोग हैं हम उनको 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं मेन वर्कर्स, एक होते हैं मार्जिनल वर्कर्स और एक होते हैं नॉन वर्कर्स। मेन वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जो पूरे साल में 6 महीने से भी ज्यादा टाइम तक काम करते हैं। मार्जिनल वर्कर्स होते हैं ऐसे लोग जो पूरे साल में 6 महीने से कम काम करते हैं। और नॉन वर्कर्स मतलब ऐसे लोग जो काम ही नहीं करते, जो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं कि आप इंडिया में अगर देखो तो ओवरऑल सिर्फ 39.8% ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, ठीक है। इंडिया में बाकी की जो 60% है वो नॉन वर्कर्स हैं, वो काम ही नहीं करते। अब इसका मतलब क्या है? मतलब 60% में से कुछ तो ऐसे लोग होंगे जिनको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब जैसे आप जैसे लोग जो छोटे बच्चे होते हैं, आप अभी अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो, आप अभी काम करने के लिए नहीं जाओगे, है ना। एंड इसमें सीनियर सिटीजन्स भी आ जाते हैं जो किसी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो अब काम नहीं करते, उन्हें डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहते हैं। और इसका एक और मतलब है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, यानी बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की कम है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे इंडिया में कहाँ कहाँ कितना वर्किंग पॉपुलेशन है, ये आपको बताया जा रहा है। तो 39.6% गोवा में है, 49% दमन एंड दीव में है। नेक्स्ट, इन एरियाज में इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ये कौन से एरियाज हैं? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और
मेघालय, यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है। इंडिया में आप देखोगे कि ऐसे जो एरियाज हैं जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो रखा, वहां पर भी वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे एरिया में मैनुअल वर्कर्स की ज्यादा जरूरत होती है, लेबर्स की ज्यादा जरूरत होती है। तो ऐसे एरियाज में हम देखते हैं कि वर्किंग पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, अब ये जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है, इन वर्किंग पॉपुलेशन में से ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है, तो छोटे क्लासेस में पढ़ा ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी मतलब जैसे फार्मिंग रिलेटेड काम जो एकदम नेचर से लिंक्ड है। सेकेंडरी मतलब ऐसे काम जिसमें हम प्राइमरी से जो सामान मिल रहा है उसे प्रोसेस कर रहे हैं। टर्शरी मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन को या बैंकिंग, ऐसी एक्टिविटीज जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लोगों की मदद करे उसे हम टर्शरी एक्टिविटीज कहते हैं। तो इंडिया में ज्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं। ठीक है, एंड हमने देखा है 54% तो ऐसे लोग हैं इंडिया में जो कल्टीवेटर्स हैं, जो खेती करते हैं। ठीक है, और एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। इंडिया में कुछ 3.8% लोग हैं जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री चलाते हैं। 41% ऐसे लोग हैं जो किसी और इंडस्ट्री में या ट्रेड, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर सर्विसेज, इन सब में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि इंडिया में मेल वर्कर्स ज्यादा हैं, कंपैरेटिवली फीमेल वर्कर्स कम है। ठीक है, तो इसी के चलते हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि हमें जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बात करनी चाहिए, फीमेल्स को भी एंकरेज करना चाहिए कि स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, जॉब करो। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में बताई जाएंगी। तो हमें पता है कि एक नेचुरल डिवीजन है जेंडर के मामले में। ठीक है, नेचुरली 3 कैटेगरीज हैं जेंडर के मामले में, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ये बहुत नेचुरल है, ये बहुत ही एक बायोलॉजिकल डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है हमें इसमें। पर ओवर टाइम क्या हुआ है, सोसाइटी ने ना कुछ कुछ रूल्स बना दिए कि काम पे तो यार सिर्फ मेल जाएंगे, लड़कियां जो है उन्हें तो घर पे रहना चाहिए। ठीक है, उन्हें तो कुकिंग सीख लेनी चाहिए। तो ओवर टाइम सोसाइटी ने कुछ कुछ रूल्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम देखते हैं कि वर्क प्लेस वगैरह में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव होने लग गया है। ठीक है, इसी को ही हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये ना एक कोटेशन है, ये आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं बीच में लिखोगे ना, आपको मतलब बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यूएनडीपी ने एक बार कहा था, इफ डेवलपमेंट इज नॉट एनजेंडर्ड इट इज एंडेंजर्ड। मतलब अगर आप डेवलपमेंट में जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करते रहोगे ना, तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा। ऐसा यूएनडीपी ने एक बार बोला था। ठीक है, यहां पर लिखा है कि अगर आप अपने पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन को, मतलब ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन को बोल रहे हो कि भाई तुम काम ही मत करो, फिर उस कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना। तो अगर तुम लड़कियों से या ट्रांसजेंडर से बोल रहे हो कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा। और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना तो बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन में भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करना भी बहुत ही गलत चीज है। ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की निशानी नहीं होता। ठीक है, तो एक बढ़िया सोसाइटी में भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या आ जाता है, अगर आप जेंडर की वजह से किसी को पढ़ाई नहीं करने दे रहे, किसी को जॉब नहीं करने दे रहे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखोगे लड़कियां बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो एक लड़का और एक लड़की है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, फिर भी लड़के को ज्यादा सैलरी दी जा रही है और लड़की को बहुत कम सैलरी दी जा रही है, तो ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी जहां जेंडर के आधार पर भेदभाव चल रहा है, उस सोसाइटी को हम सिविलाइज सोसाइटी नहीं कह सकते। तो ये चीज हमारे गवर्नमेंट को भी पता है कि इंडिया में हमें फीमेल्स को, लड़कियों को एंकरेज करने की जरूरत है, एंड इसी के चलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं फीमेल चाइल्ड को एंकरेज करने के लिए। ठीक है, तो रीसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि धीरे धीरे लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं, ऑफिसेज भी जाने लगी हैं। वैसे तो फीमेल वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में थोड़ी ज्यादा है, पर धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्शरी में भी विमेन आने लग गई हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, ओवरऑल अगर आप हमारे इंडिया के एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करोगे तो हमने देखा है कि टाइम के साथ साथ लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम होते जा रहे हैं। जैसे 2001 में 58.2% लोग थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, 2011 तक आते आते इट वाज 54.6%। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इंडिया में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर्स को भी ट्राई कर रहे हैं या दूसरे सेक्टर्स में भी शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपको बताया है कि कुछ स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे, जहां पर बहुत ज्यादा कल्टीवेटर्स हैं, जहां एग्रीकल्चर बहुत होता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर आप देखोगे एग्रीकल्चरल लेबरर्स थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे ऐसे एरियाज जहां पर शहर ज्यादा हैं, अर्बनाइजेशन ज्यादा है, जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, यहाँ पर क्या है, लोग एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में ज्यादा एंगेज्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लोग सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में भी काम करते हैं। इसी के साथ बच्चों कन्फेटी टाइम, आपका एक और चैप्टर फिनिश हो गया है, तो गुड जॉब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप लोगों ने एक और बहुत ही लेंथी चैप्टर को इन डिटेल कवर कर लिया है, सो बहुत ही बढ़िया, पैट योर बैक्स। अब हम भागो मत कहीं पर। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कौन से बच्चों ने फास्टेस्ट आंसर करा है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पर भी आएंगे। क्वेश्चन आपका ये था पिछले क्लास का, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आए थे, ग्रिफिथ टेलर लेकर आए थे। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस किसने ये राइट आंसर फास्टेस्ट दिया, वैसे तो देखो बहुत सारे बच्चों ने दिया था, पर फास्टेस्ट आंसर किसने दिया, नाम नहीं है पर वेरी गुड। रेशमी, पलक, अगेन नाम नहीं है पर वेरी गुड। विपुल, ईशु और नाम नहीं है पर जो भी है वेरी गुड। तो सब लोग जल्दी जल्दी इन सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग कर दो, बहुत ही बढ़िया। आज का क्वेश्चन क्या है, आज का क्वेश्चन है ये, विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल या बिहार। जब ये सेशन फिनिश हो जाएगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, जो भी बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उनके लिए नेक्स्ट क्लास में क्लैपिंग होगी। चलो, तो ये तो था हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर। अगर आप कभी मेरे लाइव क्लासेस में आना चाहते हो तो मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी होती हैं। एंड आज संडे है, संडे यूजुअली हम लोग एक क्विज करते हैं, तो आज 9 PM ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का क्विज है। तो जो भी बच्चे तैयारी जिन्होंने भी कर रखी है, आप लोग उस क्विज में आ जाना। इन फ्री लाइव क्लासेस का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अब टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करें, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, वहां पर मैंने हमारे क्लास की लिंक डाल रखी है, उस फ्री लाइव क्लास में आओ और वहां पे क्विज होने वाला है। ठीक है, एंड आप ही लोगों की डिमांड में हम लोगों ने डेडिकेटेड ह्यूमैनिटीज के बैचेस स्टार्ट करे हैं, क्लास 11, क्लास 12 और CUET के लिए। तो जो भी बच्चे इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इस बैच का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना अनुष्या, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट्स के साथ इन कोर्सेज को ज्वाइन कर पाओ और नेक्स्ट लेवल तैयारी कर पाओ। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो मुझे आज आप लोगों को इतना ही बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, एंड ऑफ कोर्स शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।